एक दुनिया ऐसी भी यह एक अनोखी पुस्तक है जिसे 62 माता-पिता और केयर गिवर्स ने लिखा है और जिसे एक सूत्र में पिरोया है सीएमए रविंद्र कुमार दुबे जी ने। यह पुस्तक उनके अनुभवों को साझा करती है कि कैसे उन्होंने स्पेक्ट्रम पर मौजूद अपने बच्चों की परवरिश की, किन-किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और आज उन्होंने अपनी एक अनोखी राह खोजी। एक संवाद श्रृंखला के जरिए स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट और एक दुनिया ऐसी भी की टीम मिलकर एक पहल कर रही है जिसका उद्देश्य अन्य माता पिता और केयर गिवर्स को प्रेरित करना है, साथ ही साथ समाज में जागरूकता लाना ताकि हम सब मिलकर एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकें। नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्रिपाठी और एक दुनिया पुस्तक से जुड़ी श्रृंखला के आज के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां हम उन माता-पिता और देखभाल करने वालों से बात करते हैं जिन्होंने इस पुस्तक में अहम योगदान दिया है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि इस पुस्तक के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। यह पुस्तक फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इस पुस्तक से जुड़ी अब तक की सारी श्रृंखला देखने के लिए आप एक दुनिया ऐसी भी के यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको अब तक के सारे सेशंस लाइव दिख जाएँगे। अब समय है हमारे आज की अतिथि का स्वागत करने का। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं डॉक्टर श्रीलेखा जोशी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार। श्रीलेखा जी इंदौर से हैं और एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम आज के सेशन में। धन्यवाद, धन्यवाद। कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों से जुड़ के और अच्छा महसूस कर रही हूँ। नहीं, नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे और अन्य कई माता-पिताओं से और स्पेशलिस्ट से मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। अ, मैम हम सेशन को आगे बढ़ाएँगे और सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके काम के बारे में जानना चाहेंगे, तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में ज़रा बताएँ। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और 1994 में मैंने अपना एमडी पीडियाट्रिक्स किया और तभी से मेरा रुझान सोशल पीडियाट्रिक्स की तरफ रहा। शुरुआती दिनों में मैं ऑर्फनेजेस में जाके बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया करती थी और बच्चों को आवश्यक मेडिसिन्स, अन्य सामग्री उन्हें उपलब्ध कराया करती थी। और जैसे-जैसे दायरा बढ़ता गया, मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ती गई, जिसमें सत्य साई सेवा ट्रस्ट, आर्ट ऑफ लिविंग, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सेवा भारती, आरोग्य भारती और बहुत सारी संस्थाएँ हैं। और इन सभी संस्थाओं के साथ मिलकर मैंने वंचित वर्ग के बच्चों के लिए हेल्थ कैंप करवाए। इन कैंप का मुख्य उद्देश्य यही था कि इन बच्चों में पाए जाने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को जितने जल्दी हो सके हम पहचानें और उनका निराकरण करें और इन बच्चों को एक मेन धारा के पास में हम लेके आएँ। इसके बाद में 2018-2019 में मैं इंदौर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की सेक्रेटरी बनी। इस समय हमने एक पीएचसी और जैन सोशल ग्रुप एवं गुरुजी सेवा न्यास के साथ में 10 आंगनवाड़ी गोद ली। यहाँ पे नियमित तौर से मैं और इंदौर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के सदस्य जाके वंचित वर्ग के बच्चों का हेल्थ परीक्षण किया करते थे। उनमें जो डेफिशिएंसीज़ होती थी, उसके लिए मेडिसिन्स उपलब्ध कराते थे और उन्हें उनके सत्र लेकर उन्हें स्वास्थ्य सफाई के बारे में जानकारी अवगत कराया करते थे, ना केवल बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी। इसी समय हम लोगों ने मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया और हम लोग सरकारी स्कूल और एनजीओज़ द्वारा जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल्स चलाए जाते हैं, उन स्कूल्स में जाकर हम लोगों ने नियमित हेल्थ परीक्षण किया, उनके एडोलेसेंट बच्चों के जो प्रॉब्लम्स थे वो समझे, संवाद द्वारा उसका निराकरण करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में हमने कुछ बच्चों को जिनमें काफ़ी गंभीर बीमारियाँ थी, उन्हें आइडेंटिफ़ाई करके उन्हें हायर सेंटर्स पे भेजा और वो बच्चे सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2020 में कोविड के पश्चात बहुत सारे बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हुए। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर मैं झुग्गी-झोपड़ियों में जाकर मैंने इनके अभिभावकों से बात की और लगभग 50 प्लस बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, उनको हमने फिर से स्कूल में उनका दाखिला करवाया। इसी दौरान एक हमारा प्रोजेक्ट चला, संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य।
ये इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। इसमें हम स्कूल्स में जाकर बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अवगत कराते थे। और चूंकि आजकल जंक फूड का बहुत प्रचलन है, तो जंक फूड के क्या दुष्परिणाम हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कैसे बच्चे के लिए लाभदायक है, योगा प्राणायाम का जीवन में क्या महत्व है, इसके साथ में ही संतुलित आहार, प्रॉपर बच्चे का आजकल के बच्चे आप सभी जानते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत है। तो स्क्रीन टाइम के क्या दुष्परिणाम है, आजकल के बच्चों में एडिक्शन बहुत कॉमन हो रहा है, उसके बारे में हम जानकारी बच्चों को देते थे। और इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 30 स्कूल्स में जाकर मैंने हमारे एकेडमी के सदस्यों के साथ में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा की। इसी समय 2022 में डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मेरा एसोसिएशन हुआ। और यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए हमने नियमित तौर पे एक संवाद शुरू किया। उनका हेल्थ चेकअप करते थे और उनके अभिभावकों से बात कर उनकी जो भी समस्या है उसे समझकर उसका निदान करने का प्रयास करते थे। रेखा माँ आप सभी जानती हैं, डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेशनल चेयरपर्सन रही हैं। मैं पर्सनली उनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। इसके बाद हमने दिव्यांग बच्चों के लिए मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हेलन केलर स्कूल, महेश दृष्टिहीन संघ वाले बच्चों को जाके हमने हेल्थ परीक्षण किया और उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जिस समय समय पर जानकारी देने की कोशिश की। न केवल उन बच्चों को बल्कि उनके टीचर्स को भी हम लोगों ने हेल्थ के विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूक किया। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं एक्चुअली हमारा जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है शिशु रोग विशेषज्ञ का, दैट इज कॉल्ड इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, 2024 और 2025 में मैं उसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रही हूँ। मैं मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हूँ। इस साल हमने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर वसंत खलटकर सर के साथ में एक सारथी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है देश भर में वंचित वर्ग के बच्चों को अडॉप्ट करके और उनका उत्थान करना। तो प्रारंभिक तौर पे हमने 50 शाखाएं सिलेक्ट की हैं और इसका शुभारंभ इंदौर से, मां अहिल्या नगरी इंदौर से 13 नवंबर 2025 को किया। हम लोगों ने 100 कन्याएं गोद में ली हैं। ये कन्याएं वंचित वर्ग से हैं। ये हरिजन एवं आदिवासी समाज को बिलोंग करती हैं। 1 वर्ष तक हम संपूर्ण रूप से इन बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे और जो जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करेंगे। इस प्रोजेक्ट को 1 वर्ष में कंप्लीट करने के बाद में इसका एक हम पूरा आकलन करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को ये सबमिट करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आगे ये प्रोजेक्ट एक वृहद अभियान का रूप धारण करे। और आज तो हम केवल 50 शाखाओं तक सीमित हैं, संपूर्ण देश में इस प्रोजेक्ट को फैलाएं और हमारे समाज का जो नन्हे मुन्ने जो हमारे देश के 1/3 पॉपुलेशन को एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम उनका उत्थान कर उनके विकास के लिए कुछ कर सकें ताकि देश की नींव मजबूत हो और देश का भविष्य उज्जवल हो। ये मेरा छोटा सा एक मेरे बारे में मैंने बताया। मैम ये छोटा नहीं है, काफ़ी सराहनीय है, 30 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है और आपने जो हाँ, कुछ भी अभी बाँटा हमारे साथ साझा किया वो इतने सालों में आपने इतने संस्थाओं के साथ जुड़कर ग्राउंड लेवल पे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, सो आपने अलग-अलग लेवल पे जाकर लोगों के साथ जुड़कर बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, जो कि बहुत सराहनीय है। मैं इस समय हमारे दर्शकों से भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो कोई भी मैम से किसी भी प्रकार जुड़ना चाहें, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए या मार्गदर्शन चाहिए, तो वो या, श्रीलेखा मैम से जुड़ सकते हैं एंड या। आई नो दैट यू विल बी नहीं, वेरी और हैप्पी। देखिए कोविड के बाद में बहुत से बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है। और उनके लिए स्कूली शिक्षा कायम रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे अभी मैंने प्राथमिक तौर पे 11 बच्चे गोद लिए हैं, उनका मैं नियमित शिक्षा का खर्च वहन करती हूँ। और मुझे ये आपके साथ साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स धीरे-धीरे जुड़ते जा रहे हैं।
और अधिक से अधिक बच्चों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे की जो मूलभूत अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करना, उससे वो वंचित न रहे। तो हम अपने तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आरोग्य भारती के साथ में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो किशोरवयीन बच्चों में आजकल बहुत समस्याएं होते जा रही हैं। तो हम लोग इनके साथ नियमित संवाद आयोजित करते हैं, जिसमें इन बच्चों से और इनके अभिभावकों से मिलके उनकी क्या समस्याएं हैं और उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। बहुत खूब मैम। जैसा कि आपने कहा कि आप अलग-अलग लेवल पर जाकर हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रही हैं, जो कि बहुत सराहनीय है एंड कुडोज़ टू यू फॉर डूइंग दैट। और आपके सारे जितने भी आपके कॉलीग्स हैं, आपके पीयर्स हैं, इट टेक्स अ बिग हार्ट टू टू कम आउट एंड डू इट्स अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। हम जिस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ये हमारा यस। कर्तव्य बनता है कि हम हमारा हाँ। रोल जो है वो समाज ने जो हमें दिया है, हम अपने नहीं। तरीके से हाँ, जितना और हम एक उसको साथ आगे बढ़ लौटा रहे हैं। सकते हैं। जी, और हाँ। हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। यस। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतना सब करते हुए इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, आप इतने संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, पर एक दुनिया ऐसी भी किताब से आपका कैसे जुड़ना हुआ? इसके बारे में हमें ज़रा बताएँ। मेरा कज़िन जो कि खुद एक सीए है, उसने मुझे सबसे पहले रवि जी का परिचय करवाया और प्रारंभिक मुलाकात में उन्होंने मुझे एक दुनिया ऐसी भी की परिकल्पना मेरे सामने प्रस्तुत की। एंड आई वाज़ सो इम्प्रेस्ड क्योंकि बीइंग पीडियाट्रिशियन मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के और उनके पालकों के मैं बहुत करीब से मैंने उन्हें देखा है और उनकी पीड़ा को समझा है कि उन्हें बड़ा करते समय कितनी समस्याएँ, कितनी कठिनाई उनके सामने होती है। तो यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और हमारे देश में मेट्रो सिटीज़ में ऑलरेडी सपोर्ट ग्रुप है, जो इन ऐसे पालकों को एक साथ जोड़ता है और उन्हें एक रास्ता दिखाता है कि एक उन्हें प्लेटफ़ॉर्म देता है, जहाँ वो अपनी बातों को साझा कर सकें और उन्हें एक रास्ता दिखाता है। तो ये चीज़ मेरे ज़हन में बहुत दिनों से थी कि कुछ ऐसी चीज़ हमारे इंदौर में भी होनी चाहिए। तो जैसे ही रवि जी ने ये परिकल्पना मेरे सामने प्रस्तुत की, तो मैं मुझे ये बहुत ही उनका कदम बहुत ही सराहनीय लगा और तुरंत मैंने उन्हें हामी भरी कि मैं भी इससे जुड़ने के लिए तैयार हूँ। अ जैसा आपने कहा कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, पर जब आपके पास ये आया तो आपने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और आई थिंक वो दर्शाता है कि क्यों हम और रविंद्र जी खुद और इतने सारे लोग जो इस किताब से जुड़े हुए हैं, वो क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं, क्यों ये किताब लिखी गई और इस किताब का जो उद्देश्य है, वो कहीं न कहीं आपने भी समझाया है। यहाँ पे आपके लिए कुछ कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगी। अम, डॉक्टर श्रीलेखा जोशी इंदौर की व्यस्ततम डॉक्टरों में से एक हैं। समय अभाव के बावजूद उन्होंने एक दुनिया ऐसी भी के लिए समय निकाला। इसके लिए डॉक्टर जोशी का एक दुनिया ऐसी भी परिवार हार्दिक आभार व्यक्त करता है। डॉक्टर जोशी ने अपने आर्टिकल मानसिक दिव्यांगता अंधियारे से उजियारे की ओर में सहयोग, समन्वय एवं समग्र समाज विकास बच्चों के पालन पोषण का मूल मंत्र बताया है, जिसका पालन आवश्यक है। और हम सब ये एग्री करते हैं, जिन्होंने भी ये किताब अब तक पढ़ी है, वो इस बात से सहमत होंगे, जो यहाँ पर कही जा रही है, जो आपने भी किताब में लिखी है। इसी से जुड़ी मेरा एक सवाल है मैम आपसे कि आपने पुस्तक में जो आपने लिखा है, उसमें आपने ये बताया कि मानसिक विकास में देरी को स्पष्ट रूप से आपने एक अलग लेयर करके समझाया है। एक विशेषज्ञ के रूप में, आपके दृष्टिकोण में आपने जो अब तक देखा, समझा और जाना, माता-पिताओं को किन शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए? जब भी हम बच्चे के विकास की बात करते हैं, तो बच्चे के विकास को हम नापते हैं उसके माइलस्टोन से एंड दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। और मुख्य तौर पे इन्हें 3 तरीके में विभाजित किया जा सकता है, फिज़िकल माइलस्टोन्स, मेंटल माइलस्टोन्स एंड सोशल माइलस्टोन्स। फिज़िकल माइलस्टोन्स की यदि हम बात करें, तो बच्चा 1.5 से 2.5 महीने में गर्दन सँभालने लगता है, 5 से 6 महीने में विद सपोर्ट बैठ सकता है, 6 से 7 महीने में विदाउट सपोर्ट बैठ सकता है।
8 से 9 महीने में विद सपोर्ट खड़ा होता है, 9 से 10 महीने में विदाउट सपोर्ट खड़ा होता है। 10 से 12 महीने में बच्चा चलने लगता है और 12 महीने के बाद बच्चा दौड़ने लगता है, स्टेयरकेस चढ़ना-उतरना शुरू करता है। दीज़ आर ऑल आर कॉल्ड फिजिकल माइलस्टोन्स। मेंटल माइलस्टोन्स की बात करें तो बच्चे को पेरेंट्स या उसके अभिभावक जो चीज़ बता रहे हैं, उसको वो समझने की कोशिश करता है और एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करता है। बच्चा खुद अपनी जो बातें हैं, वो पेरेंट्स को अथवा अपने केयर गिवर्स को बता सकता है। बच्चे को यदि हम कुछ चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कोई टॉय होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, उसको हिलाने के लिए बोल रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को फ़ॉलो करने की कोशिश करता है। बच्चे को जब हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं, तो बच्चा उसको अपने तौर पे जिस तरीके से भी वो कर सकता है, वो करना चाहता है। धीरे-धीरे उसमें स्पीच डेवलप होती है, उसमें लैंग्वेज डेवलप होती है, वो सेंटेंसेस बनाना शुरू करता है और उसके बाद में वो कुछ चीज़ें जैसे हम अ, आ, इ सिखाते हैं, हम एबीसीडी सिखाते हैं, हम पोएम्स सिखाते हैं, श्लोक या भजन सिखाते हैं, उसको वो फ़ॉलो करता है। ऑल दीज आर मेंटल माइलस्टोन्स और थर्ड आता है सोशल माइलस्टोन्स। एक डेढ़ से 2 महीने के बच्चे को जब हम उसके पास आते हैं तो वो आई कांटेक्ट करता है। जब वो अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को अथवा केयर गिवर्स को देखता है, तो वो रिकॉग्नाइज़ करता है और वो एक स्माइल देता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्माइल। तो लगभग 2.5 महीने में बच्चे में सोशल स्माइल आती है। और उसके बाद में जब हम बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, बच्चा बाहर की चीज़ें देखता है और एकदम खुश होता है। बच्चे से जब हम कुछ बोलते हैं, तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। ये सब सोशल माइलस्टोन्स के अंतर्गत आते हैं। एक बच्चे का जब विकास होता है, तो पेरेंट्स को इन माइलस्टोन्स को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। और जब वो देखते हैं कि या तो बच्चा ये माइलस्टोन अटेंड नहीं कर पा रहा है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चा सोशल स्माइल नहीं कर रहा है, अथवा वो कर रहा है, लेकिन जो चीज़ उसे 1.5 से 3 महीने में करनी है, वो बच्चा 9 महीने में कर रहा है। तो ये सब रेड फ्लैग साइन्स हैं। दीज़ आर अलार्मिंग साइन्स और जब भी पेरेंट्स ये चीज़ें नोटिस करते हैं, तो उनका काम है कि तुरंत विशेषज्ञ के पास जाएँ और ये चीज़ें उनके साथ में साझा करें। क्योंकि अर्लीएस्ट मेंटल रिटार्डेशन को या डेवलपमेंटल डिले को यदि पहचानना है, तो ये माइलस्टोन्स बहुत ही मददगार होते हैं और यदि बच्चा इन माइलस्टोन्स को एप्रोप्रिएट समय पे अचीव नहीं कर रहा है, तो यह पेरेंट्स के लिए बहुत ही चिंता वाला विषय हो जाता है और एक विशेषज्ञ के लिए इसको जल्दी से जल्दी उसकी राय लेना आवश्यक होता है। बहुत सही कहा मैम आपने। जैसे हम कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की। जितना जी। जल्दी हम काम करना शुरू करेंगे आइडेंटिफ़ाई करके कि Early diagro early diagnosis, proper intervention that gives you good results. गुड रिजल्ट्स। सो मैम ये क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मेरा बच्चा 10 साल का है और जब आप ये माइलस्टोन्स की बातें कर रहे थे, सो आई रिमेंबर एंड रिकॉल दैट हम जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो हम वो माइलस्टोन का जो चार्ट है, हम वो उसको रेफर करते हैं, उससे उससे मैच करने की कोशिश करते हैं। पर अगर कहीं पे भी एक डेवलपमेंटल डिले है और मैं ये एज अ पेरेंट भी समझती हूँ कि एज अ पेरेंट मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, चाहे आप जो भी तथ्य सामने रख दें। एक पेरेंट के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है और कहीं न कहीं वो स्वीकार्यता में एक कठिनाई काफ़ी महसूस की जाती है पेरेंट्स के द्वारा। सो आपका संदेश उन माता-पिताओं के लिए क्या होगा? आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जितना हम समझ पाते हैं कि एक बार हम उस चीज़ को स्वीकार लें, तो हम उस पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम करके आगे बढ़ सकते हैं और एक बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं। पर वो एक्सेप्टेंस आने में समय लगता है, तो वहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स ये बिल्कुल जुड़ी हुई बातें हैं। तो सर्वप्रथम मैं तो ये कहना चाहूँगी कि विधाता ने इन बच्चों को रचा है, ये एक अनुपम उपहार है। हाँ, ज़रूर उनमें कुछ कमी है और ये कमी उस बच्चे के लिए और उस परिवार के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होती है।
पर एक्सेप्टेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इन बच्चों को का लालन-पालन करने में और इन्हें बड़ा करने में। वन्स यू हैव एक्सेप्टेड, उन बच्चों का आकलन कर, उनकी प्रतिभा को, उनकी क्षमताओं को पहचान कर, उस हिसाब से आप उस बच्चे के लिए विकास के लिए यदि कार्य करते हैं, तो आप उस बच्चे को एक खुशहाल जीवन दे सकते हैं। अदरवाइज़ देखा गया है कि जब कोई बच्चा किसी परिवार में ऐसा बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले इस बच्चे को बड़ा करना माता-पिता के लिए बहुत ही संघर्ष भरा सफ़र होता है और साथ में ही पूरे परिवार के लिए। तो यदि वो पूरे समय खुद को कोसते रहें कि ईश्वर ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? वो ना करते हुए वो उस चीज़ को, उस सत्य को स्वीकारें कि हाँ, हमारा बच्चा दूसरे बच्चों से कुछ अलग है और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत लेनी पड़ेगी उस बच्चे के विकास के लिए। तो ये पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए ही बहुत लाभदायक होता है। और दूसरी बात है आधा गिलास खाली तो आप बार-बार नहीं देख सकते ना, आपको आधा गिलास भरा हुआ देखना है। और जब आप ये आधा गिलास भरा हुआ देखते हैं, तो इन बच्चों में भी असीमित क्षमताएँ हैं। ये बच्चे भी कुछ विशेष कार्यों में अति दक्ष होते हैं। तो उसको पहचान कर, उसको विकसित करने के लिए जो आप कर सकते हैं, वो आप करिए। तो ये सफ़र आपके लिए भी खुशहाल होगा और उस बच्चे के लिए भी होगा और उसका उस बच्चे का जीवन भी आगे खुशहाल होगा। तो मेरा यही पालकों से कहना है एक्सेप्टेंस उस एक्सेप्ट करने के बाद में जब आपने स्वीकार लिया है, तो उसका प्रॉपर आकलन और उस बच्चे की क्षमता के अनुसार जो आप उस बच्चे के लिए कर सकते हैं, उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं, वो आप करिए। इसमें आपको बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो सपोर्ट लेने में आप बिल्कुल हिचकिचाएँ नहीं। आपके समान जो दूसरे पालक हैं, उनसे आप अपनी बातें साझा करिए, आपके विशेषज्ञ से मिलिए, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, सब आपकी मदद के लिए हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। आप अपन सब मिलके एक समन्वित रूप से इस बच्चे के विकास के लिए, उसके पॉज़िटिव डेवलपमेंट के लिए और उस बच्चे के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अ, सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपने जैसे कहा अभी मुझे याद है आपने किताब में लिखा है कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा हर माता-पिता के लिए जब भी वो इस जर्नी में कदम रखें और चाहे वो बच्चा किसी भी उम्र का हो। जब आप इस बारे में बता रहे थे तो मुझे वो पन्ना याद आ रहा था जहाँ पे आपने ये चीज़ लिखी है। अगर आप बहुत ही संक्षिप्त में वो उस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में हमें बता सकें क्योंकि कई बारी जो नए पेरेंट्स हैं जिनको अभी-अभी पता चला है कि उनका बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि हम कहाँ से शुरू करें? तो वो जो आपने एकदम छोटा-सा टिप जैसा लिखा है, वो अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें। हाँ, देखिए इन बच्चों में मानसिक अक्षमता के साथ में शारीरिक कुछ अक्षमताएँ भी जुड़ी हुई होती हैं। तो हमें सबसे पहले पहचान कर उसके लिए एप्रोप्रिएट फिजियोथेरेपी देना ज़रूरी होता है। सेकेंडली इनका स्पीच डेवलपमेंट काफ़ी लेट होता है, तो स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेनी होती है। उनमें लर्निंग स्किल्स डेवलप करने में आपको टाइम लगता है। एक नॉर्मल बच्चा जो स्किल्स अचीव कर सकता है, ये बच्चे विशेष प्रयास के बाद ही उस स्किल को अचीव कर सकते हैं। तो इनके लिए स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है। इन बच्चों में बहुत बार सुनने की क्षमता अथवा देखने की क्षमता भी उसमें भी कमी होती है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देन ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड आप बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो बच्चा सुन नहीं पा रहा है और उसके कारण वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई करते हैं और ईएनटी स्पेशलिस्ट आपकी मदद करता है, आप स्पीच थेरेपी उन्हें हियरिंग एड देते हैं, तो उनके बाकी सारे माइलस्टोन्स अपने आप डेवलप होते जाते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट उसके बाद में जैसे-जैसे वो बढ़ते हैं, तो इन बच्चों को विशेष कौशल सिखाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी होती है। तो उसके लिए भी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नापने के लिए अनेक पैमाने होते हैं। तो उस डेवलपमेंटल स्केल पे बच्चा कितना आगे बढ़ पा रहा है, कितना वो कर पा रहा है,
उसको नापने के लिए भी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होते हैं। इनके साथ में बहुत सारी मानसिक समस्याएँ जुड़ी होती हैं, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट होता है और साइकियाट्रिस्ट होता है। तो इन सबका उनके साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जुड़े होते हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट, तो पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर एंड साइकियाट्रिस्ट, और इन सबके समन्वित प्रयास से हम इस बच्चे का विकास प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और यदि ये हम, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा, अर्ली आप यदि रिकॉग्नाइज करते हैं जी, और अर्ली रेफर करते हैं एप्रोप्रिएट पर्सन को, तो या उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, समन्वित प्रयास, और वो भी सही समय पे, सही हुँ, व्यक्ति के द्वारा, सही वक़्त सही पे। तरीके से। जी। ये इसका मूल मंत्र है। जी, ये मतलब ये एक बहुत आपने एक सही मंत्र जैसा कहा कि सही समय पे सही इन ना लोगों के ज़रिए और सही तरीकों से अगर हम तरीके करेंगे से। तभी हमें वो विकास बच्चों में दिखेगा। मैम हाँ। आपने किताब में आईक्यू लेवल्स पर काफ़ी विस्तार से बात करी है और अगर आप हमें संक्षिप्त में बता सकें कि अ, अलग-अलग आईक्यू स्तर वाले बच्चे अलग-अलग तरीके से मतलब काम करते हैं, जिसके बारे में आपने काफ़ी डिटेल में बताया है। पर माता-पिता के लिए इन श्रेणियों को किसी भी प्रकार के लेबल से बिना डरे, इसे समझना कितना ज़रूरी है? यस। देखिए, यदि किसी भी बच्चे की बौद्धिक क्षमता देखना हो, तो आईक्यू एक पैमाना है, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि उस बच्चे की बौद्धिक क्षमता क्या है। सामान्यतः यह 70 से ऊपर होती है, और 70 से कम आईक्यू वाले बच्चों को हम मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी में रखते हैं। यदि मेंटल रिटार्डेशन की बात करें, तो हमारे देश में प्रति 1000 बच्चों में से 1 बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है। और इस मेंटल रिटार्डेशन की अलग-अलग श्रेणियाँ हैं। जैसे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जब बच्चे का आईक्यू 50 से 70 के बीच में होता है, तो इसे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। टोटली मेंटली रिटार्डेड बच्चों में इसका अनुपात लगभग 85% होता है। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो सामान्य बच्चों से कुछ कम होते हैं। पर यदि इन बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाए, तो ये बच्चे सामान्य के समानांतर हम ला सकते हैं। टोटली इन्हें सामान्य की श्रेणी में तो नहीं लाया जा सकता है, पर उनके समानांतर हम उन्हें ला सकते हैं। जैसे कि जटिल जो ये होते हैं तार्किक ये होता है, अभ्यास होता है, अथवा जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, इसमें ये थोड़े कम होते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम इन्हें उनकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से यदि हम इन्हें पढ़ाएँ, तो वो लगभग ग्रेजुएशन की डिग्री तक आ सकते हैं, जीवन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इनके लिए थोड़ा-सा अपने पेरेंट्स को विशेष प्रयास करना होता है। उसके बाद आता है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, जब आईक्यू लेवल 35 से 50 के बीच में होता है। इन बच्चों के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है पेरेंट्स को, उनको स्पेशल एजुकेशन देना होता है, और इसके बाद में ये बच्चे सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल तक पढ़ सकते हैं। इन्हें कुछ विशेष चीज़ें सिखा के उन्हें आप जीवन में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से हर समय अलग ही रहते हैं। तो इस बात को पेरेंट्स यदि शुरू से पहचान लें, तो वो उसको स्वीकार के वो भी खुश रहते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं। और उसके बाद आता है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें बच्चे का आईक्यू 20 से 35 के बीच में होता है। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों को बहुत केयर की आवश्यकता होती है। और जो मैंने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बताया, वो सही तरीके से इन बच्चों के लिए आवश्यक होता है। शुरुआत से ही इन बच्चों पे विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, और इसके बाद भी इन बच्चों को आप शारीरिक तौर पे उनकी दैनिक गतिविधियों को करने के लिए थोड़े बहुत आप आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बट ये लाइफ लॉन्ग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और उसके बाद आता है आईक्यू, जब 20 से कम होता है, उसको प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। ये बच्चे लाइफ लॉन्ग लाइफ सपोर्ट पे रहते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ में इनमें शारीरिक प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं। तो दे आर ऑलवेज द बेबीज हु आर कॉम्प्रोमाइज, और उनके पेरेंट्स को जिंदगी भर उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करना होता है। तो एक अभिभावक
यदि शुरू से ही इस वस्तुस्थिति को समझ ले कि उसका बच्चा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी में है, मॉडरेट में है या सीवियर में है, तो एप्रोप्रिएटली वो कदम उठा सकता है और उस बच्चे में जो मैक्सिमम पोटेंशियल उसका आप बाहर ला सकते हैं, जो पॉजिटिव आउटकम आप गेन कर सकते हैं, वो आप आसानी से कर पाएँगे और उस सत्य को स्वीकारने के बाद में पेरेंट्स के तौर पर भी जब वो स्वीकार्यता आ जाती है, तो उन्हें कोफ्त नहीं होती। वो उन बच्चों के साथ अपना सफ़र खुशी-खुशी आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि नॉर्मल बच्चों की तरह इन बच्चों को खेल-कूद में, प्रतियोगिताओं में, सैर-सपाटे में आप शामिल करिए। उन्हें मुख्य धारा के साथ में जोड़ने का प्रयास करिए। तो ये बच्चे खुलकर इनका विकास होगा और ये नॉर्मल तो नहीं लेकिन एट लीस्ट नियर नॉर्मल विकसित हो सकेंगे। जी। जैसा इसमें कि पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है एंड एक्सेप्टेंस एंड अकॉर्डिंगली जो उनको स्टेप्स लेना है शुरुआती तौर से, वो जी, बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जैसे हम कहते हैं ना फिज़िकल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिस भी पैरामीटर्स में अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा है, सो अकॉर्डिंगली जब आप रिसोर्सेज़ पता करते हैं, सॉल्यूशंस पता करते हैं और जब आप उस पे निरंतर काम करेंगे तो डेफ़िनेटली जहाँ आप पहले थे वहाँ से आपको एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलती है। और शायद मैम इसीलिए बच्चों का जो व्यावसायिक कौशल है या दैनिक जीवन कौशल है, लाइफ स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग इतना बड़ा रोल प्ले करता है फॉर किड्स हु आर न्यूरो डाइवर्जेंट, जो न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स या यंग एडल्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं। शायद हर तरीका मतलब हर तरीका सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, पर नहीं, हाँ, वहाँ पे ऐसे बहुत तरीके हैं जो हर कोई अपने लिए ट्राई कर सकता है, उसके साथ ग्रो कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर हाइलाइटिंग दिस और इसके बारे में बात करने के लिए। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। ये जो किताब है जिसमें आपने अपना योगदान दिया है, एक दुनिया ऐसी भी, जब आज ये पुस्तक लोगों के हाथ में है, सो आपकी इस पुस्तक से क्या उम्मीदें हैं? देखिए जब मेंटली चैलेंज बच्चा किसी भी परिवार में आता है, तो जीवन आसान नहीं होता है। पग-पग पे उनके लिए कठिनाइयाँ होती हैं, समस्याएँ होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं और अ, हर पालक को अ, उसको अपने तौर पे उसका निदान करना होता है। एक दुनिया ऐसी भी में सारे पालक एक साथ आए हैं और इन पालकों की अपनी अलग-अलग कठिनाई भरी राह रही है, पर एक चीज़ दो सभी में कॉमन है कि इन्होंने उस राह से ये डरे नहीं, थके नहीं, हारे नहीं। इन लोगों ने आगे बढ़ने का एक जज़्बा इन सभी में था और उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक नई राह चुनी, बच्चों के लिए एक नया कहना चाहिए एक नया ये बनाया, कार्यक्रम बनाया, जो कि बहुत ही इंडिविजुअलाइज़्ड रहता है और ये मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगी कि एक इसको आप जनरलाइज़ तौर पे नहीं ले सकते। इसको इंडिविजुअलाइज़ तौर पे ही हर बच्चे को देखकर, उसका परीक्षण करके, निरीक्षण करके, उस बच्चे के लिए आपको एक राह बनानी होती है, एक प्रोग्राम बनाना होता है। तो इस किताब में मैंने देखा कि इन सभी पालकों ने इस संघर्ष भरे दौर में से आगे बढ़कर एक अपने बच्चे के लिए एक खुशी भरी एक पॉज़िटिव चीज़ों से भरी हुई एक ये दुनिया बनाई है। और ये देख के, पढ़ के और जान के मुझे इतनी खुशी हुई कि ये सभी पेरेंट्स अपने जज़्बे को कायम रख के और आगे बढ़े हैं, थके-हारे नहीं हैं। तो जब ये किताब दूसरे पालकों से जो समान परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, उनके हाथों में आएगी, तो ये उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगी और वो भी अपनी समस्याओं का निराकरण अच्छे तरीके से कर पाएँगे, अपने चुनौतियों से निपटने का उन्हें अपना एक मार्ग मिलते जाएगा और वे घबराएँगे नहीं, वो थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर वे भी आगे बढ़ेंगे इन्हीं पालकों की तरह। ये पालक उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। सही कहा मैम। और ये सिर्फ़ उन पालकों के लिए, हम सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, क्योंकि हम
सभी जब से इस किताब से जुड़े हैं और पालकों से मिलते हैं, माता-पिताओं से सुनते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी उनके जो शौक हैं वो सुनते हैं, उनके अचीवमेंट्स को देखते हैं। तो हम सब जो ज़िंदगी में अलग-अलग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको वो एक प्रेरणा मिलती है कि आगे बढ़ते चलो, काम करते चलो कहते और चलते चीज़ें धीरे-धीरे जो है वो सँभलती चली जाती हैं और इन पेरेंट्स ने इतने सालों अपने जीवन में अब सब कुछ करते हुए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के वो कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए अपने बच्चों को सहयोग दिया है और आज इस बुक के ज़रिए एकजुट होकर आए हैं। तो यस, डेफ़िनेटली जैसा कि आपने कहा कि ये उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो कहीं देश के किसी कोने में हैं और जिन्हें शायद या सुनने की या देखने की या पढ़ने की ज़रूरत है कि वो अकेले नहीं हैं। नहीं, So thank you यस। so much मैम फॉर हाइलाइटिंग दैट। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो अभी आपको देख रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, जो माता-पिता हैं, जो केयर गिवर्स हैं और कम्युनिटी इन लार्ज, आप उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? माता-पिताओं को तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं और कभी-कभी क्या होता है ना, आपको उनकी मदद लेने में झिझक महसूस होती है। आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में मैं जब गई, तो बहुत सारे पालकों ने मेरे साथ यही बात साझा की कि हम अपनी खुद की दुनिया में रहते थे और हमारे लिए वही दुनिया हो गई थी और हम सोच ही नहीं सकते थे कि इस दुनिया के बाहर इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें हम अपने बच्चों को ले जा सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं। तो वो इस चीज़ को समझें कि आपस में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा वो साझा कर सकते हैं। उस कठिनाई और संघर्ष के दौर में वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं और यूनाइटेडली हम किसी चीज़ का समाधान अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। और सबसे पहले मैं जैसे आपने भी मेंशन किया, मैंने इस बुक में बोला है कि इसमें सहयोग, समन्वय और समग्र समुचित विकास, ये इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी इस कोष से बाहर निकलिए, अपने बच्चे के लिए एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में उसे आगे बढ़ाइए। उस बच्चे में जो भी क्षमताएँ हैं, जो भी उसकी प्रतिभाएँ हैं, क्योंकि जब मैं जाती थी, कैंप्स करती थी, तो मैं देखती थी कि कोई बच्चा कितने अच्छे तरीके से ड्राइंग बना सकता है, कितने अच्छे तरीके से कार्ड को डेकोरेट कर सकता है। और कितने अच्छे तरीके से घर की जो अपन डेकोरेटिव चीज़ें बनाते हैं, वो बना सकता है। नॉट ओनली मेंटली चैलेंज्ड बच्चे बट ब्लाइंड बच्चे भी। तो आप उन्हें उसे पहचानिए और उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करिए। आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके खुद के लिए, ये एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होगा और उस बच्चे की ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। और इसके लिए हम सबको एक होना है। ये प्लेटफ़ॉर्म हम सबके लिए एक माइलस्टोन है, यहाँ से हम एक-दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं, एक-दूसरे से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी बिल्कुल। बेस्ट विशेज़ है सभी अभिभावकों के लिए और उनके बच्चों की ज़िंदगी खुशियों से भरे, उनके चेहरे पे वही मुस्कान हो, जो बाकी बच्चों के चेहरे पे हो। ये मैं आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि आपने कहा अंधियारे से उजियारे की ओर, सो आई थिंक वो ही एक मोटिवेशन वर्ड है हम सभी के लिए कि आपके ज़िंदगी में जो भी आपको लग रहा है कि आपके आस-पास अंधकार है, आप जस्ट चीज़ों को समझने की और उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें और साथ में मिलकर आगे बढ़ें। एज़ अ कम्युनिटी यस। ऑल्सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब जो है वो एक्सेप्टेंस अवेयर हों जितना हो सके कि हमारे आसपास क्या है, क्यों है और हम उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। शायद वही एक कारण भी है कि आज हम यहाँ बैठकर वर्चुअली एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं, जिस किताब को लिखने वाले कहीं और से हैं, उसे कहीं और छापा गया है, लेकिन आज हम यहाँ बैठ के इसके बारे में बात करें ताकि यहाँ
जितने लोग इसे देख सकें, सुन सकें, समझ सकें, उतने ही जागरूकता हम अपने आसपास फैला सकें। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आगे बढ़ने से पहले और इस सत्र को अंत करने से पहले मैं ये प्रार्थना जो रविंद्र जी ने लिखी है, जो हमारे लिए एक रिचुअल की तरह हो गया है कि हर सेशन में हम ये प्रार्थना ज़रूर पढ़ते हैं, मैं वो प्रार्थना आपके लिए और हम सभी के लिए पढ़ना चाहूँगी। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो। दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो। सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरें करें तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करें इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो। दुनिया के झंझावत हमें न डिगाएं, हर कदम पर हमें ऐसा संबल दो। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। यस, और यस। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी मैम कि आपने इतने व्यस्त दिन से अपने हमारे लिए समय निकाला और आप आईं और इस बारे में इस किताब के बारे में आपके एक्सपीरियंस के बारे में हमारे हमसे बातें की, हमारे दर्शकों को जागरूक किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम। थैंक यू द व्यूअर्स फॉर बीइंग हियर और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें एक दुनिया ऐसी भी के आने वाले सत्र में और अभिभावकों और माता पिताओं से मिलने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए और हम सब मिलकर आगे बढ़कर एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।